गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से प्रवाल भित्ति के बारे में। प्रवाल भित्ति क्या होती है, प्रवाल भित्ति का विकास कहाँ पे होता है, प्रवाल भित्ति बनने के लिए कौन कौन सी जो दशाएं होती है वो होती है, प्रवाल भित्ति के प्रकार कितने प्रकार की होती है, और प्रवाल भित्तियाँ जो धीरे धीरे नष्ट हो रही है या उनका विकास नहीं हो रहा तो उनके नष्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको प्रवाल भित्ति से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपको आराम से समझ में आ सके। तो अपन शुरुआत करते हैं प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति होती क्या, सामान्य रूप से अगर मैं एक ही लाइन में कहूँ तो प्रवाल भित्ति का मतलब ये होता है समुद्र के अंदर जो जीव जंतु होते हैं उन्हें जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं वो धीरे धीरे वो जीव जंतु दूसरे जीव जंतु उन अवशेषों को जमा करते हुए एक बड़ी संरचना का निर्माण करते थे, एक चट्टानी संरचना का निर्माण करते थे। जो चट्टान कभी कभार समुद्र तल से बाहर भी आ जाती है और वो द्वीप का रूप भी ले लेती है। जैसे अपन बात करते हैं भारत के जो लक्षद्वीप का निर्माण है, लक्षद्वीप द्वीप समूह का निर्माण है, ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। यानी प्रवाल धीरे धीरे इतना बड़ा जो अवशेष है वो समुद्री जीवों के या जो अन्य पदार्थों को वो इतने इकट्ठे कर लेते हैं कि वो धीरे धीरे कई सालों बाद में, कई वर्षों बाद में वो क्या एक कठोर चट्टानी संरचना बन जाती है और वही संरचना के ऊपर फिर लोग रहने लग जाते हैं। तो वही जो द्वीप हैं वो प्रवाल से निर्मित द्वीप माने जाते हैं। तो अपन के जो भारत में लक्षद्वीप समूह है वो आपके प्रवाल से निर्मित द्वीप समूह है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रवाल से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं। जैसे देखो, प्रवाल का जो निर्माण है मूंगा या कोरिल फोलिप से होता है। यानी जो समुद्र के अंदर जो समुद्री जीव जंतु एवं उनके जो अन्य पदार्थ हैं, जैसे अपन कह सकते हैं मृत जो जीव जंतु होते हैं उनके अस्थि पंजर हो सकते हैं या उनकी हड्डियां वगैरह हो सकती हैं, उनके जो बाहर का जो कंकाल होता है या जो बाहर का जो शरीर का ढांचा होता है उनसे निर्मित जो चट्टानी संरचना होती है वो मुख्य रूप से प्रवाल कहलाती है। यह मूंगा एक अकशेरुकी जीव है। यानी आप जैसे बायोलॉजी में आप पढ़ते हो एक कोशिकी दो कोशिकी जीव, या तो वही एक कोशिकी जीव होता है ये मूंगा आपका। और इसमें जो प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति के निर्माण में कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थों की सर्वाधिक योगदान होता है, या अपन कह सकते हैं जो चूना पत्थर वाले पदार्थ होते हैं चूने वाले या कैल्शियम कार्बोनेट वाले, ये इनकी प्रधानता होती है सर्वाधिक प्रवाल भित्ति के निर्माण में। और प्रवाल भित्ति का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से अपन अगर लाइनों की बात करें, मुख्य लाइनों की, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होता। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री। या आपको डायरेक्ट ऐसा प्रश्न में मिले 25 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री दक्षिणी, तो उन दोनों रेखाओं के मध्य प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। अब भूमध्य रेखा के आसपास तापमान तो ज्यादा है लेकिन शाम को वर्षा होती है तो वहां के तापमान को सामान्य कर देती है, सुहावना कर देती है। तो ये ज्यादा उच्च तापमान पर भी प्रवाल भित्तियों का निर्माण नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना। तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो इनका 25 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री दक्षिण के मध्य इनका निर्माण होता है। और प्रवाल को सामुद्रिक वर्षा वन भी कहते हैं। जैसे अपन के धरातल पे पाए जाने वाले जो वन है वो तो आपके पृथ्वी के जो अपन वन कहते हैं, लेकिन सामुद्रिक वन यानी समुद्र में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के कलर से निर्मित भी हो सकते हैं, कई प्रकार के प्रवाल होते हैं। आपको समुद्र के अंदर गहराई में जाके देखने पर मिलेगा कि कई प्रकार के प्रवाल है वो अलग अलग रंगों के हो सकते हैं, डिफरेंट, और इन्हीं प्रवालों को अपन सामुद्रिक वर्षा वन भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रवाल के विकास की या प्रवाल बनने की दशाएं, यानी प्रवाल कौन कौन सी दशाओं में प्रवाल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रवाल को बनने के लिए कितने डिग्री तापमान होने चाहिए, कितनी लवणता होनी चाहिए, कितनी गहराई तक पाए जाते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। तो अगर सामान्य रूप से मैं बात कहूं तो तापमान 20 से 21 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। न अधिक तापमान होना चाहिए न ही बिल्कुल ही कम तापमान, यानी न तो ज्यादा गर्म मौसम होना चाहिए न ही ज्यादा ठंडा मौसम हो जाए। यानी अपन कह सकते हैं मध्यम तापमान 20 से 21, ये औसत तापमान है जो प्रवाल बनने के लिए आवश्यक है। और इन्हीं जहां पे ये तापमान पाया जाता है उन्हीं स्थानों पे या उन्हीं अक्षांशों के आसपास प्रवाल का निर्माण होता है मुख्य रूप से। फिर अपन बात करते हैं गहराई की। तो गहराई का मतलब है समुद्र के अंदर कितनी गहराई तक इनका निर्माण होता है। तो देखो, गहराई में 200 से लेकर 250 फीट
या अपन कह सकते हैं 33 फेदम गहराई तक प्रवाल का निर्माण होता। और एक फेदम जो गहराई होती है ना, एक फेदम, इस एक फेदम में ये आपके 6 फीट के बराबर होती है। ये भी आपको ध्यान रखना, एक फेदम किसके बराबर होती है? 6 फीट के बराबर होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि एक फेदम बराबर 6 फीट होता है। तो लगभग 33 फेदम की गहराई तक ये प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी गहरे में। फिर बात करते हैं लवणता। लवणता में अपन बात करते हैं 27 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, 30 डिग्री प्रतिशत के मध्य। और लवणता को अपन प्रतिशत में मापते हैं, लेकिन प्रति हजार। देखो यहाँ पे मैंने इस लाइन के इधर 2 बिंदी लगाई, इसका मतलब होता है प्रति हजार। यानी जो समुद्री लवणता होती है, जो समुद्र की लवणता या जो खारापन होता है, उसको मापने के लिए प्रति हजार इकाई का अपन प्रयोग करते हैं। तो ये प्रतिशत अलग है, वो प्रतिशत 100 वाला, ये प्रतिशत प्रति हजार वाला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लवणता कितनी होनी चाहिए। औसत लवणता 27 से लेकर 30, न तो इससे कम होनी चाहिए न इससे अधिक होनी चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो ये इन्हीं लवणता, औसत लवणता के जहाँ पर कहीं पर भी जो स्थल भाग है, खुले सागर है, बंद सागर है, वहाँ पर प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, उन्हीं अक्षांशों के आसपास। शुद्ध एवं खारे जल, देखो न तो अधिक शुद्ध जल होना चाहिए और न ही अधिक खारा जल होना चाहिए। न तो अधिक शुद्ध यानी वर्षा का पानी नहीं होना चाहिए वहाँ पे एकदम ही, या अपन कह सकते हैं बर्फीला क्षेत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि बर्फ हमेशा शुद्ध जल होता है, तो वहाँ पर भी नहीं हो। और अत्यधिक जो खारे जल है, जैसे वन झील है, आपके ग्रेट साल्ट लेक है, आपका मृत सागर है, इतने खारे हैं ये सागर कि वहाँ पे प्रवाल का किसी भी प्रकार से विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए मध्यम होना चाहिए, न ज़्यादा खारा होना, न ज़्यादा शुद्ध जल होना चाहिए, मीडियम जल होना चाहिए, वहाँ पे इसका निर्माण होता है। अगली बात, नदी के मुहाने पर भी प्रवाल का विकास नहीं होता। अब आप बोलोगे सर नदी के मुहाने पर क्यों नहीं विकास होता? जैसे मान लो कोई भी सागर है, सागर में आके नदी गिरेगी, तो अगर नदी के मुहाने पर अगर प्रवाल अपना घर बनाएंगे या विकास करेंगे, तो नदी का जब पानी आएगा तो प्रवाल के घर को क्या कर देगा? तोड़ देगा या उनको हटा देगा, क्योंकि नदी बरसात में तेज भी आती है बरसाती पानी से। तो या जो सदाबहार नदियाँ चलती हैं, उनके मुहाने पर प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं होता है, क्योंकि जब जल बार बार आता रहेगा और ये प्रवाल अपना घर बनाते रहेंगे, ये तोड़ती रहेगी, नदियाँ क्या करेगी? उन जल को बहा देगी। इसीलिए नदियों के मुहाने पर क्या होता है? प्रवाल का विकास नहीं होता है। ये मुख्य कारण हो गए आपके प्रवाल विकास या प्रवाल के बनने की दशाएं। जो मुख्य तो आपको 3 चीज़ याद है, तापमान, गहराई और लवणता। और ये 2 और मैंने आपको फैक्ट बता दिए, न तो शुद्ध जल होना चाहिए, न अधिक खारा जल होना है, और न ही नदियों के मुहाने पर होना चाहिए। तो ये 5 विशेषता तो वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं प्रवाल भित्ति के सिद्धांत के बारे में। प्रवाल भित्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए हुए, उनको याद रखने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। पहले अपन सिद्धांत देखते हैं। देखो, प्रवाल भित्ति का अवतलन जो सिद्धांत है, प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत, ये दिया था डार्विन ने दिया था। और कब दिया था? 1837 में दिया था। और उसी सिद्धांत में फिर संशोधन किया था 1842 में। तो अवतलन का सिद्धांत है प्रवाल भित्ति से, ये डार्विन ने दिया था। फिर देखो, स्थिर स्थल सिद्धांत, ये दिया था मर्रे ने, स्थिर स्थल सिद्धांत, और 1880 में दिया था। यानी जो समुद्र में जो स्थल चबूतरे हैं, उनके ऊपर प्रवाल का विकास होता है। इन्होंने माना था कि स्थिर स्थल सिद्धांत का मतलब है कोई भी भाग, मान लो स्थल भाग है, उसके ऊपर यानी चबूतरे जैसा भाग है, उसके ऊपर प्रवाल का विकास होता है। और इनमें माना था कि प्रवाल धीरे धीरे क्या करते हैं? अपना विकास करते हैं, घर बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे उन घर, जैसे अपन कोई रेत डालते हैं तो एक ढेर बन जाएगा रेत का, इस प्रकार से ऐसा ढेर बन जाएगा। तो धीरे धीरे फिर उस ढेर के चारों ओर से या किसी भी प्रकार से उसके अंदर अवतलन होता है, धीरे धीरे वो ढेर वापस कम भी होता है, उत्थान भी होता है, और अपन कह सकते हैं अपर्दन भी होता है। फिर अपन बात करते हैं हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ये प्रवाल से संबंधित है। ये दिया था डेली ने दिया था। कब दिया था? 1915 में। फिर एक सिद्धांत आता डेविस की संकल्पना, और डेविस ने दिया था 1914 से लेकर 1918 के मध्य। अब देखो, इनको याद रखने के तरीके मैं आपको बता देता हूं। देखो, याद कैसे रखते हैं? अवतलन, ये अवतलन है, तो यहां रखना डार्विन, अवतलन तो डार्विन, ये सिद्धांत हो गया। फिर देखो, स्थिर, यानी कोई भी आदमी अगर मरा हुआ रहेगा तो वो स्थिर नहीं रहेगा, वो तो एक ही जगह पड़ा हुआ रहेगा, वो न तो हिलेगा न डुलेगा। तो देखो, मर्रे तो आपको ध्यान रखना स्थिर पड़ा हुआ व्यक्ति है,
स्थिर, यानी कोई हलचल नहीं है। फिर देखो हिमानी नियंत्रण, नियंत्रण अपन किसी भी प्रकार से कोई भी, जैसे मान लो ऑफिस हो, कर्मचारियों पे नियंत्रण हो या किसी भी अपने बच्चे पे नियंत्रण हो, तो आप उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखेंगे। डेली का मतलब क्या होता है, रोज, यानी हमेशा। अगर आप डेली उसके ऊपर ध्यान दोगे तो वो हमेशा आपके नियंत्रण में होगा। तो ये हो गया हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत 1914 से आपके 1915 में। फिर दिया हुआ डेविस की संकल्पना, तो डेविस सबसे लास्ट में आया था और डेविस ने क्या किया था, ये जो डार्विन का सिद्धांत था, अवतलन का सिद्धांत, इसी सिद्धांत की वापस क्या की थी, इन्हीं उनको ही संशोधन किया था और उन्होंने अपने नाम से एक सिद्धांत दिया, डेविस की संकल्पना, 1914 से लेकर 18 के मध्य। अब अपन बात पढ़ते हैं प्रवाल भित्ति के जो प्रकार, कौन कौन से प्रकार और उनके क्या उदाहरण है। देखो प्रवाल भित्ति के जो प्रकार हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं और इनका जो क्रम है ये भी आपको ध्यान रखना, पहले कौन सा बना, दूसरा कौन सा बना, तीसरा। तो देखो पहला आएगा आपका तटीय प्रवाल भित्ति, अब तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा आएगा आपके अवरोधक प्रवाल भित्ति और तीसरा आएगा एटोल या वलयाकार प्रवाल भित्ति। देखो तटीय जो प्रवाल भित्ति होती है इसका उदाहरण है फ्लोरिडा या अपन कह सकते हैं रामेश्वरम। जैसे मैं आपको बता देता हूं तटीय प्रवाल भित्ति किस प्रकार से बनती है। देखो इधर यहां अगर आपको कहीं पर भी इस प्रकार का ये मान लो कोई समुद्र है, ये क्या है, समुद्री भाग, और ये इसका स्थल भाग है, स्थल और ये समुद्र है। तो ये जो स्थल वाला भाग है और ये समुद्र वाला भाग, इसके पास में जो प्रवाल भित्ति बनती है ये वाली, इसको अपन क्या कहते हैं, तटीय प्रवाल भित्ति, यानी तट के, समुद्र के तट के पास में, या अपन कह सकते हैं जहां पर स्थल भाग और जल भाग का मिलन बिंदु हो, जहां पर महाद्वीप और महासागरों का मिलन बिंदु, वहां पे बनते हैं तटीय प्रवाल। अब जैसे मान लो ये वाला समुद्र है और ये आपका स्थल भाग है, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्थल, और ये हो गया समुद्र, और समुद्र से थोड़ा सा दूर यहाँ पे अगर प्रवाल का विकास हो जाए यहाँ पे, तो इसे क्या कहते हैं, अपन कहते हैं अवरोधी प्रवाल, अवरोधी प्रवाल भित्ति। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेगून का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे लेगून का निर्माण हो जाएगा इसके बीच में, तो ये होता है अवरोधी प्रवाल भित्ति, अवरोधी प्रवाल भित्ति, जहाँ पे समुद्र और स्थल भाग के बीच में छिछले सागर रहेंगे, छिछली झीलें रहेंगी, तो यहाँ पर इसको अपन कहते हैं अवरोधी प्रवाल भित्ति। और मान लो ये आपका समुद्र है और ये आपका स्थल भाग है, और अब समुद्र के बीच में यानी तट से दूर, ये आपका तट है, इससे दूर, और इसके चारों ओर ये है इस प्रकार का, और इसके चारों ओर मान लो इस प्रकार निर्माण हो जाए, तो इसे कहते हैं एटोल। स्थल भाग से दूर और समुद्र के अंदर अगर बड़ा अवरोधी प्रवाल भित्ति अगर बड़ा होकर धीरे धीरे वो क्या गोल गोल रूप ले लेगा, एटोल के रूप में, द्वीप के रूप में, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, एटोल प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो ये 3 है, एक तो तट के पास में बनेगा, एक तट से थोड़ा सा दूर बनेगा, और एक गोल आकार में, वलयाकार आकार में बनेगा तट से दूर, उसे अपन क्या कहते हैं, एटोल। और सबसे पहले ये बनेगा, पहले तटीय प्रवाल भित्ति बनेगी, फिर अवरोधी प्रवाल भित्ति बनेगी, फिर आपका एटोल बनेगा। ये तीनों क्रम से बनेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। नहीं, सभी भूगोलवेताओं ने इसकी पुष्टि की है कि इनके बनने का जो क्रम है वो इसी क्रम में बनेंगे, पहले तटीय प्रवाल भित्ति बनेगी, फिर अवरोधी प्रवाल भित्ति बनेगी, फिर आपकी एटोल बनेगी। अब इनमें देखो जो तटीय प्रवाल भित्ति है ये मुख्य रूप से समुद्र के तटों पर, जैसे फ्लोरिडा है आपके उत्तरी अमेरिका का, भारत का जो रामेश्वरम वाला तट है वहाँ पे इसका सकाऊ द्वीप है, या अपन कह सकते हैं प्रशांत महासागर में, ये कई सारे इनके उदाहरण मिलते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। फिर बात करते हैं अवरोधी प्रवाल भित्ति का, जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो आपको ध्यान रखना ग्रेट बैरियर रीफ है। और ग्रेट बैरियर रीफ जैसे मान लो ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला सागर, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश है, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया देश, और इसके यहाँ पर एक अवरोधी प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ इस ऑस्ट्रेलिया के पास में। इसे अपन क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति को ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ये लगभग 1900 किलोमीटर लंबी है, कितनी, 1920, कहीं 1900 किलोमीटर लंबी मिलेगी। तो ये विश्व की सबसे लंबी अवरोधी प्रवाल भित्ति का उदाहरण है ग्रेट बैरियर रीफ, और है कहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पास में। अगर महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर। फिर अपन बात करते हैं एटोल या वलयाकार, घोड़े की नाल के समान, एटोल या वलयाकार घोड़े की नाल के समान।
ये देखो जो एटोल है, ये जो वलयाकार है, ये घोड़े की नाल के समान, जैसे अपन ने ये तीसरी बात की ना, ये समुद्र के मध्य भाग में बनेगा आपका एटोल, इसी को अपन घोड़े के नाल के समान बहता है। और इसका उदाहरण है आपका फुराफुट्टी एटोल है, ये आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीन आपको ध्यान रखना, तीनों का क्रम भी आपको ध्यान रखना है। तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति या अवरोधी प्रवाल भित्ति या एटोल। और एटोल को कभी कभी अपन ऐसा नाम भी आ जाए घोड़े की नाल के समान या वलयाकार प्रवाल भित्ति का उदाहरण कौन सा, तो ये आपको ध्यान रखना। अब अपन बात करेंगे प्रवाल भित्ति के नष्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, यानी प्रवाल विरंजन, विरंजन का मतलब नष्ट होने के क्या क्या कारण है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे मुख्य बात है भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन से सर किस प्रकार से एटोल का निर्माण है जो कम होगा या वो नष्ट होंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, जब भी धरातल का तापमान बढ़ेगा तो धरातल का तापमान बढ़ेगा तो महासागर का तापमान भी बढ़ेगा जल का, और जब जल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उच्च तापमान वाले स्थानों पे आपको क्या प्रवाल भित्तियों का निर्माण नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, भूमंडलीय तापन से संबंधित है, क्योंकि वहाँ का तापमान बढ़ेगा तो समुद्र जल का तापमान बढ़ेगा, और औसत तापमान बढ़ने के कारण वहाँ पे अधिक तापमान के कारण क्या होगा, प्रवाल भित्ति का निर्माण नहीं होगा। फिर अपन बात करते हैं संक्रामक रोग। देखो रोगों से किस प्रकार, जैसे अपन कहते हैं समुद्र के अंदर परिवहन होता है, तो परिवहन होता है तो वहाँ से जैसे पेट्रोल है, गैस है, ऑयल है, यानी कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का भी जो परिवहन होता है। तो कभी कभार क्या होता है, जहाज, बड़े बड़े जहाज जो इनको लेकर आते हैं जल परिवहन में, तो वो डूब जाते हैं, और डूब जाते हैं तो कभी कभार वो प्रवाल वाले क्षेत्र में आके डूबते हैं, तो उनसे जो रासायनिक जो पदार्थ है वो जल के अंदर विलीन हो जाता है, और वहाँ पे जो विलीन होने के कारण जल दूषित हो जाता है, तो उसके कारण वहाँ पे कई संक्रामक रोगों का निर्माण होता है, और उन रोगों के कारण प्रवाल भित्तियाँ क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। उनके बनने की जो दशा है वो धीरे धीरे उनमें क्या होती हैं, घटती दर हो जाती है। जिन विकास होता है उनकी दर को धीरे धीरे वो कम होती जाती है। तो संक्रामक रोगों से भी क्या होता है, प्रवाल भित्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। एक आपको पढ़ना है अवसाद या निक्षेपण। देखो अवसाद का मतलब है समुद्री जो मलबा है, समुद्र के अंदर ज़्यादा जब मलबा जमा हो जाएगा तो अवसाद जो प्रवाल बनने के जो प्रक्रिया है, तो प्रवाल के जो मुख है जहाँ से श्वसन नली है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उनके मुख में जो उनका मुख बंद हो जाएगा प्रवाल का, तो वो श्वास नहीं ले पाएंगे अवसाद या निक्षेपण के कारण। या समुद्री कचरा हो सकता है, जैसे कोई उपग्रह टूट के समुद्र में गिर गया हो, कोई जैसे जलयान टूट के समुद्र में गिर गया हो, तो जब अधिक ऐसा कचरा जमा हो जाएगा समुद्री निक्षेप या अवसाद, तो उसके कारण प्रवाल का विकास बाधित होगा और प्रवाल भित्तियाँ धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगला कारण अपन बांधते हैं खनन। खनन किस प्रकार से प्रवाल को प्रभावित करेगा, जैसे मान लो आपके भारत, जैसे अपन भारत की बात करते हैं तो भारत के जैसे अरब सागर वाले, जैसे बम्बई के पास वाला जो सागर है अरब सागर, तो वहाँ पे भारत पेट्रोलियम के खनन का कार्य करता है। वहाँ पे तट से दूर, वहाँ पे समुद्र के अंदर से पेट्रोल निकालता है। तो जब खनन करेंगे तो वहाँ पे जो आवास है, प्राकृतिक आवास है, समुद्री जीव जंतुओं के हो सकते हैं, प्रवाल भित्तियों के आवास हो सकते हैं, वो खनन के कारण क्या होंगे, प्रभावित होंगे और नष्ट भी होंगे। जितना ज़्यादा भारत अगर विकास करेगा उन क्षेत्रों में, तो उतने ही ज़्यादा वो प्रवाल के क्या होंगे, आवास नष्ट होंगे। तो आवास नष्ट होने के कारण प्रवाल का विकास भी नहीं होगा और धीरे धीरे प्रवालों की संख्या में कमी आएगी। तो खनन भी क्या होता है, जैसे पेट्रोलियम खनन है, समुद्र के अंदर का खनन है, वो और कई प्रकार के हो सकते हैं जिनके एक होता है अल नीनो प्रभाव। अब अल नीनो प्रभाव के कारण क्यों होगा, जैसे देखो ये आपका जैसे दक्षिण अमेरिका वाला महासागर, ये आप देखते हो, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और यहाँ से आपको ध्यान रखना है ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ से एक धारा आती है अल नीनो, और ये दिसंबर के महीने में आती है। और ये तो अल नीनो क्या आती है, ये एक गर्म जलधारा, इस गर्म जलधारा के कारण यहाँ पे एक ठंडी जलधारा आती है पेरू, और इन दोनों के कारण जब ये ठंडी जलधारा चलती है तब इनका विकास होता है। लेकिन जब अल नीनो के कारण यहाँ पे 5 से लेकर 10 वर्षों में 1-2 बार ये अल नीनो की घटना होती है, तो यहाँ के तापमान में अचानक क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यहाँ का तापमान अचानक परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर जितनी भी जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो विपरीत हो जाती है। वर्षा वाले स्थान में बारिश कम होना, अकाल पड़ना, सूखा पड़ना और ज़्यादा बाढ़ आ जाना, कहीं का अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं अल्पवृष्टि हो जाती है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपके प्रवाल का जो विकास है, यहाँ पर प्रवाल का विकास अल नीनो के कारण प्रभावित होता है, तापमान अधिक होने के कारण प्रभावित होता है, कभी कभार ज़्यादा बारिश होने के कारण प्रभावित होता है। तो इसके कारण यहाँ के जो प्रवाल हैं उनका विकास धीरे धीरे यहाँ पे नष्ट होना शुरू हो जाता है, ये प्रवाल।
तो अल नीनो के प्रभाव के कारण भी क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रवाल भित्तियों में धीरे धीरे कमी आती है, इनके विकास में कमी आती है। तो आज अपने इस प्रकार से पढ़ा प्रवाल भित्ति के मुख्य रूप से क्या दशाएं हैं, प्रवाल भित्ति के सिद्धांत क्या है, प्रवाल भित्ति कितने प्रकार की होती है, और प्रवाल भित्ति के जो नष्ट होने के क्या क्या कारण हैं, उन सभी कारणों के बारे में अपन ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। और ये जो मैंने आपको इतना सारा जो मैटर बताए, ये वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वही मैंने आपको बताई। बाकी ऐसे पढ़ने में बहुत सारा, लेकिन आपको इतना सा पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आप हमेशा आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।